हेलो फ्रेंड्स, प्रमोद सर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गोधली भाग 2, जो 10 क्लास का गोधली भाग 2 है, उसका दूसरा अध्याय जिसका नाम है 20 के दांत। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आए हैं, ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद अपने कॉपी में सारे क्वेश्चन आंसर को नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से कि 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता क्या है, इसको स्पष्ट करना है। तो इस कहानी के शीर्षक है 20 के दांत। इस कहानी का शीर्षक ही है 20 के दांत। कहानी की शुरुआत अमीरों के अहंकार से हुई है। इस कहानी की शुरुआत अमीरों के अहंकार से हुई है। अमीरों के अहंकार को लेखक ने 20 के दांत कहा है। अमीरों के अहंकार को लेखक ने क्या कहा है? नलिन बिलोचन शर्मा ने 20 के दांत कहा है। अमीर होने के कारण ही जो सेन साहब हैं हमेशा मदन को हीन दृष्टि से देखते हैं। मदन जो गिरधर लाल का बेटा है उसको हीन की दृष्टि से देखते हैं और उसके पिता को अपमानित करते हैं तथा मदन के पिता को दंडित भी करते हैं। कहानी के अंत में अपने अपमान का बदला मदन ने कैसे लिया? तो कासू के दांत तोड़ कर लिया। ठीक, कासू के दांत तोड़ कर लिया। यहाँ कासू का दांत तोड़ना उसके अहंकार को चूर चूर करना है, उसके अहंकार को चूर चूर करना है। इसलिए कहानी का शीर्षक 20 के दांत जो है बिल्कुल सार्थक है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। बेटा बेटी में क्या भेदभाव है, इसका अपने शब्दों में वर्णन करना है। ठीक है, तो सेन साहब को 5 बेटियां थी। सेन साहब को 5 बेटियां थी और 1 बेटा था। बेटियों को वे कड़े अनुशासन में रखते थे, बहुत कड़ा अनुशासन था। पर बेटा को वे इतना अधिक प्यार करते थे कि उसमें अनुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं था। अनुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं था। वह बिल्कुल उद्दंड हो गया था और उसकी गलतियों को सेन साहब भविष्य में होने वाले अच्छे गुण का संस्कार मानते थे। जो भी गलती करता था वो गलती नहीं मानते थे, उसको गुण मानते थे और अच्छे गुण का संस्कार मानते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा जिसका नाम था कासू, किन मामलों में अपवाद था? तो सेन साहब को 5 पुत्रियां थी। पुत्र की प्राप्ति तब हुई, आंसर कह रहा है इसका कि सेन साहब को पहले 5 पुत्रियां ही थी। पुत्र की प्राप्ति तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब बुढ़ा गए थे। अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों का उम्र ढल गया था। पति पत्नी दोनों का उम्र जो बुढ़ापे के नज़दीक आ गया था। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। ठीक है, आंसर होगा कि सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे और उसकी शिक्षा की व्यवस्था यह की गई थी कि कोई जो कारखाने का बढ़ई मिस्त्री आकर उसके साथ 1-2 घंटे ठोक पीट करे और उसको ट्रेंड करे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई? सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिए? देखिए वीडियो आप लोग एक बार देखकर और उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आंसर, तो याद हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं याद होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच उनके पुत्रों को भविष्य में कुछ बनने की बातचीत हुई।
शहंशाह और उनके मित्रों के बीच उनके पुत्रों को भविष्य में कुछ बनने की बातचीत हुई। शहंशाह पहले ही बोल उठे, सब लोग से पहले ही बोल उठे कि वह अपने पुत्र को इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय के बारे में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ भी बने यह उसका काम है, इसके लिए उसे पूरी आज़ादी रहेगी। पत्रकार महोदय ने उत्तर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ उसके द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो इसका आंसर होगा, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में फैली असमानता के बारे में बताना चाहते हैं। असमानता के बारे में बताना चाहते हैं कि एक गरीब बच्चा जब गाड़ी को छू कर देखना चाहता है तो उसे धकेल कर गिरा दिया जाता है। एक गरीब का बच्चा जब गाड़ी को छू कर देखना चाहता है तो उसे धकेल कर गिरा दिया जाता है। ठीक, लेकिन वहीं पर अमीर का बेटा गाड़ी को नुकसान पहुंचाता है तो उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है नहीं। और इस विवाद के द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर पनपते विरोध को भी बताना चाहते हैं, क्योंकि मदन बार बार ड्राइवर पर झपटता है, क्योंकि मदन जो है बार बार ड्राइवर पर मारने के लिए झपटता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था और इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो आंसर होगा इसका, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण गरीबी और अमीरी का भेदभाव था। क्या था? गरीबी और अमीरी का भेदभाव था। एक दिन खेलते खेलते कासू गली में पहुंचा तो बच्चों को लट्टू खेलते देखकर कासू का मन भी खेलने के लिए मचल गया। ठीक है, जिस खेल का नेता मदन था, उस खेल का नेता जो था मदन था। कौन था? मदन था। कासू के कारण मदन के पिता मदन को मारा पीटा करते थे। कासू के कारण ही जो मदन के पिता थे उसको मारा पीटा करते थे। इसी कारण मदन कासू को खेलने नहीं दिया। इसी कारण जो है मदन जो है कासू को खेलने नहीं दिया, लट्टू का खेल खेलने नहीं दिया। इस पर कासू ने मदन को घूसा मारा। इस पर कासू ने मदन को एक घूसा मारा तो दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया और मदन ने कासू को मारकर दो दांत तोड़ दिए। ठीक है, और इस प्रसंग के द्वारा लेखक दिखाना चाहते हैं कि अगर बच्चों के बीच में बड़े लोग नहीं आए तो गरीब का बच्चा भी कमज़ोर नहीं होता, वह अपने अपमान का बदला खुद ले सकता है। अपने अपमान का बदला खुद ले सकता है कि ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला जो गिरधर लाल है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है, यानी सीने से क्यों लगा लेता है। ठीक है, आंसर होगा कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर दंडित करने के बजाय उसे छाती से इसलिए लगा लेता है क्योंकि सच तो वो भी जानता था, क्या गलत है क्या सही है ये वो भी जानता था, फिर भी अपने बेटे की पिटाई कई बार कर चुका था। लेकिन इस बार जब उसके बेटे ने अपने बार बार के अपमान का बदला खुद ही ले लिया तो उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ। गिरधर को अपने बेटे पर गर्व होता है, उसे अपने बेटे पर प्यार आता है और दंडित करने के बजाय अपने छाती से लगा लेता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शहंशाह मदन
कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। यानी कि सेन साहब के बारे में बताना है, फिर मदन के बारे में, मदन किस स्वभाव का था, फिर कासू किस स्वभाव का, गिरधर किस स्वभाव का, इस सब के बारे में बताना है। तो सबसे पहले सेन साहब का चरित्र चित्रण करते हैं। सेन साहब समाज के धनी वर्ग के एक अहंकारी व्यक्ति थे। सेन साहब समाज के धनी वर्ग के एक अहंकारी व्यक्ति थे। उन्हें अपने धन का घमंड था। वे गरीब से नफरत करते थे। गरीबों से वे नफरत करते थे। वे एक अच्छे पिता भी नहीं थे। उन्हें अपने ही बच्चों में फर्क दिखाई देता था। वे बेटा को बहुत प्यार करते थे और बेटियों को अनुशासन में रखते थे। बेटा का दोष भी उन्हें गुण लगता था। बेटा कोई दोष भी कर देता था तो उन्हें गुण ही लगता था। वे पुत्र के मोह में वे अंधे हो चुके थे और दोस्तों के बातों को भी नहीं समझते थे। उन्हें अच्छा इंसान नहीं कहा जा सकता है। ये था सेन साहब का चरित्र चित्र। अब आइए मदन के बारे में। मदन एक गरीब का बच्चा है। सेन साहब की गाड़ी देखकर, देखिए, मदन एक गरीब का बच्चा है। सेन साहब की गाड़ी देख उसका मन भी छूने को ललचता है। गाड़ी को छूने के चलते उसे दर्द और अपमान भी सहना पड़ता है। उसे घर में भी अपने पिता गिरधर लाल से मार खाना पड़ता है। किसको? मदन को। लेकिन वह एक बहादुर लड़का है। जब उसे मौका मिलता है तो अपने अपमान का बदला लेने से नहीं चूकता है। कासू को पीटकर अपनी बहादुरी को भी साबित कर देता है। ठीक है। अगला कौन है? तो कासू है। देखिए, एग्जाम में या तो गिरधर लाल का चरित्र चित्रण आएगा, या तो कासू का चरित्र चित्रण, या मदन का, या सेन साहब, किसी एक का। तो कासू अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है। कासू जो है अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है। उसमें कोई गुण नहीं था। कासू में कोई गुण नहीं था। उसके माता पिता उसके दोष को भी गुण मानते थे, लेकिन उसके जो माता पिता थे इतना प्यार करते थे कि उसके दोष को भी गुण मानते थे। न ही वह अपनी बहनों से अच्छा व्यवहार करता था, न ही रिश्तेदारों से, और न ही वह पड़ोसी के बच्चों से अच्छा व्यवहार करता था। मतलब कि न अपने बहनों से अच्छा व्यवहार करता था, न रिश्तेदारों से ही अच्छा व्यवहार करता था, न ही अपने पड़ोसियों के बच्चों से भी अच्छा व्यवहार करता था। वह बहादुर भी नहीं था। मदन उसे लड़ाई में हरा देता है। वह घर के सामानों को भी क्षति पहुंचा देता था। जो कासू था घर के सामान को भी क्षति पहुंचा देता था। अतः कहा जा सकता है कासू एक अच्छा लड़का नहीं है। ठीक। इसके बाद है गिरधर मदन के पिता है। वह गरीब है, इसलिए सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता है। वह जानता है कि मदन निर्दोष है, फिर भी वह मदन को दंडित करता है। वह अपनी नौकरी बचाने के लिए मदन को पीटा करता है। क्यों करता है? नौकरी बचाने के लिए पीटा करता है। लेकिन उसके अंदर एक पिता की आत्मा भी है। इसलिए जब मदन कासू से बदला लेता है, तो मदन को मारने के बजाय जो उसका पिताजी है उसे छाती से लगा लेते हैं। मदन को
इस बार मदन को पीटते नहीं है, पीटने के बजाय क्या करते हैं, उसको अपनी छाती से सीने से लगा लेते हैं, प्यार करते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। ठीक है, कि आपकी दृष्टि में कहानी के नायक कौन है। तो हमारी दृष्टि में लोग लिख सकते हैं, आप लोग भी, कि हमारी दृष्टि में 20 के दांत कहानी का नायक मदन है। कौन है? मदन है। इसमें मदन का ही चरित्र है, इस कहानी में मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है, और पूरी कहानी में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखा के 20 के दांत तोड़ने का काम मदन ही करता है। कौन करता है? मदन ही करता है, इसलिए इस कहानी का नायक मदन ही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था 20 के दांत कहानी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसके बाद आ सकता है एक और क्वेश्चन कि 20 के दांत कहानी का सारांश। तो करना क्या है, कहानी का निचोड़ लिख देना है, शॉर्टकट में पूरा कहानी शुरू से लेकर लास्ट तक उस कहानी के बारे में लिख देना है। ठीक है, ये था 20 के दांत कहानी का क्वेश्चन आंसर। इसको ध्यान से पढ़िए और अपने कॉपी में नोट कीजिए, याद हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन, उसको लेकर आएंगे, आपको दे देंगे वीडियो के माध्यम से, उसको भी नोट कर लेना है। चलिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।